अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब देख रहे हैं शहज़ाद अहमद मुस्तफ़ा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपको डायबिटीज़ का कोर्स स्टार्ट करवाया है, तो पहला जो इंट्रोडक्शन था डायबिटीज़ का, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब जो हमारी दूसरी क्लास है वो क्लासिफ़िकेशन की थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि इंसुलिन इतनी ज़्यादा रिपीट थी और ऑब्वियसली हमारा जो डायबिटीज़ का टॉपिक है टोटल का टोटल इंसुलिन के इर्द-गिर्द घूम रहा है। तो अब जो है ना हमें मैंने ही आपको बताया था कि मैं आपको इंसुलिन के बारे में पहले पढ़ा दूँगा ताकि हम सबको इंसुलिन के बारे में कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, क्योंकि आगे हमें इसको समझने में, आगे सारी चीज़ों को परखने में हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो जो इंसुलिन है ना वो हमारा एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज। बॉडी के अंदर पैंक्रियाज है जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। अब जो हमारा पैंक्रियाज है ना वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा बीटा सेल्स पर मुश्तमिल है और जिसे हम एस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। अब जो हमारा पैंक्रियाज है, जो इतने सेल्स हैं, तो उसमें से इंसुलिन है, मेनली पैंक्रियाज 4 हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है। ठीक है? एक इंसुलिन है, एक ग्लूकागॉन है, एक अमाइलिन है, एक सोमैटोस्टैटिन है। ठीक है? इंसुलिन जो है ना वो बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं और ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स से। इंसुलिन है, अब हमें ये पता चल गया कि बीटा सेल्स से ही प्रोड्यूस होती है। अब जो इंसुलिन है वो है क्या? इंसुलिन ना एक प्रोटीन है। इंसुलिन है हमारी वो प्रोटीन है। प्रोटीन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो हमारी ये इंसुलिन है प्रोटीन तो है। अब इसके अंदर हैं कितने अमाइनो एसिड्स? तो इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं ना उसकी तादाद है 51 51। अब ये 51 अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी प्रोटीन के, इंसुलिन के ये चेन फॉर्म में है। मतलब इनके अंदर 2 चेन्स हैं। ये जो इंसुलिन है, इसके अंदर 2 चेन्स हैं, एक है अल्फ़ा, एक है बीटा। अब जो अल्फ़ा चेन्स है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स हैं और जो बीटा चेन है उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं। प्लस करें तो ये 51 अमाइनो एसिड्स हो गए। अब दोनों चेन्स को जो जोड़ने वाली चीज़ है वो क्या है? डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड है। ठीक है? तो यहाँ तक हमें इंसुलिन का पता चल गया कि प्रोटीन है, 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड से मिलके ये दोनों चेन्स इकट्ठी होती हैं और एक इंसुलिन बनता है, एक हार्मोन है। तो अब जो है आगे है कि ये हमारे जो इंसुलिन है, ये पैंक्रियाज़ के बीटा सेल्स जो हैं, वहाँ से कैसे पैदा होती है? वहाँ से कैसे बनती है? हमारा एक सेल है, सेल के अंदर क्या है? डिफरेंट्स ऑर्गेनेलीज़ हैं। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं उसमें से एक ऑर्गेनेली होती है गोल्गी अपैरेटस की, ठीक है? बीटा सेल्स के अंदर गोल्गी अपैरेटस होता है जो कि प्रो इंसुलिन को प्रोसेस करता है। अब वो क्या करता है कि उसके बाद गोल्गी अपैरेटस उसको पैक्ड करता है ग्रैन्यूल्स में। अब उसके बाद प्रो इंसुलिन की हाइड्रोलाइज़ेशन होती है जिसकी वजह से वो टूटता है इंसुलिन में। इंसुलिन हमारा क्या है? एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव हार्मोन है, एक्टिव एजेंट है और उसके बाद एक होता है सी पेप्टाइड जो कि इनएक्टिव होता है। हाइड्रोलाइज़ तो हो गया, हाइड्रोलाइज़ के बाद ना जो हमारा इंसुलिन है वो हेक्सामेन क्रिस्टल फॉर्म में जो है स्टोर होता है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है कि जो एक बीटा सेल है ना, एक बीटा सेल के अंदर अभी जो हमारी इंसुलिन है वो उस बीटा सेल के अंदर घूम रही है बनने के प्रोसेस में। इंसुलिन स्टोर होती है 6 मॉलिक्यूल्स इंसुलिन, फिर 2 एटम्स जिंक के एक बीटा सेल के अंदर स्टोर होते हैं। अब जो हमारा पैंक्रियाज है उसकी जो टोटल अमाउंट है वो है 8 mg ऑफ इंसुलिन, जो कि 200 यूनिट्स बनते हैं। अब प्रोडक्शन की समझ आ गई कि प्रोडक्शन में पहले प्रो इंसुलिन होती है, प्रो इंसुलिन प्रोसेस्ड होती है और पैक्ड होती है। पैक्ड के बाद उसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, वो टूटती है तो एक्टिव बनती है, फिर स्टोर होती है। तो उसके बाद जो है ना अब जो है कि अब स्टोर तो हो गई है, स्टोर कहाँ पे हुई है? बीटा सेल्स से। अब हम ये कहते हैं कि बीटा सेल्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन भी होती है, स्टोर भी होती है।
अब स्टोर है तो उस टाइम पे भाई बाहर भी निकलना है, बाहर कैसे निकलती है? इंसुलिन है ना बीटा सेल्स से रिलीज़ कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ना अब जो ग्लूकोज़ है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारा ग्लूकोज़ है वो जज़ब हुआ। जज़ब होने के बाद वो जाता है कहाँ पे? खून के अंदर, ऑब्वियसली हमारी रगों के अंदर। अब ये जो ग्लूकोज़ है ना, ये जाता है बीटा सेल्स के अंदर विया ट्रांसपोर्टर के ज़रिए। ट्रांसपोर्टर कौन-सा है? ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर, जो कि इसकी बीटा सेल्स के अंदर अपटेक करवा लेते हैं। अब जैसे ही बीटा सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ बढ़ता है, तो उसमें एटीपी का लेवल बढ़ जाता है। अब जैसे जो भी सेल्स जो भी सेल है, वो जो ग्लूकोज़ ले रहा है, मैं पहले आपको बता चुका ग्लूकोज़ इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एटीपी हमारी जो है, उसका एंड प्रोडक्ट है, हमें चाहिए होती है एटीपी, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफ़ॉर्म करने के लिए ज़रूरत है। तो जैसे ग्लूकोज़ बढ़ेगा, उसकी जैसे मेटाबॉलिज़्म होगा, तो एनर्जी आएगी, एटीपी लेवल बढ़ जाएगा। अब जैसे ही एटीपी लेवल बढ़ता है, तो जो पोटेशियम चैनल है ना, वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उस सेल्स के अंदर जो है पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है कम। अब जैसे ही पोटेशियम का लेवल कम होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। अब आपको पता है कि कैल्शियम जो है डीपोलराइज़ेशन करवाती है। इसी तरह से आप नर्व्स की ट्रांसमिशन देख लें, तो वहाँ पे भी आपको क्या लगता है, क्या मिलता है कि जैसे ही कैल्शियम्स आता है, तो डीपोलराइज़ेशन करवाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही डीपोलराइज़ेशन होती है, तो हमारी जो इंसुलिन है, वो बीटा सेल्स से रिलीज़ हो जाती है। आपने शायद न्यूरोट्रांसमीटर का मैकेनिज़्म पढ़ा हो, तो मेरे ख़्याल से वो आपको मिलता-जुलता मिलेगा यहाँ से। रिपीट कराता हूँ कि हमारी जो इंसुलिन बीटा सेल्स के अंदर स्टोर थी, वो कैसे रिलीज़ होती है कि जैसे ही ग्लूकोज़ हम कोई फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज़ होता है, तो वो एब्ज़ॉर्प्शन होती है। एब्ज़ॉर्प्शन से में खून के रगों के अंदर जाता है, तो वो जो खून के रग अंदर ग्लूकोज़ होता है, वो बीटा सेल्स तक पहुँचता है। उसके वहाँ पे उसकी ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज़्म होता है, तो एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एटीपी जैसे बढ़ती है, तो पोटेशियम चैनल जो है ना, वो क्लोज़ अप हो जाते हैं और जो हमारा कैल्शियम है, वो बढ़ जाता है। उसी की वजह से कैल्शियम की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से हमारा जो बीटा सेल्स है, वो इंसुलिन को रिलीज़ कर देता है। अब ये देखो कि मैंने पोलराइज़ेशन पोलराइज़ेशन क्या होती है कि पोलर एटम है, मतलब बाहर क्या है पॉज़िटिव ज़्यादा, अंदर नेगेटिव ज़्यादा। लेकिन डिपोलराइज़ेशन में बाहर जो है नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से अंदर जो है पॉज़िटिव ज़्यादा हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल का आपने सुना होगा, तो ये चीज़ें उससे रिलेट करती हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इंसुलिन है क्या? इंसुलिन बनती कैसे है? इंसुलिन कहाँ पे स्टोर होती है? और इंसुलिन रिलीज़ कैसे होती है? अब एक चीज़ बन गई, स्टोर हुई, उसको हमने रिलीज़ भी करवा दिया। रिलीज़ करवाया क्यों है भाई? उसको किसी न किसी चीज़ में काम में के इस्तेमाल में लाना है ना हमने। उससे कोई काम लेना है हमने। उसको कहना है भाई अब इतनी मेहनत हमने करी है, जाके कुछ काम कर। ऑब्वियसली इंसुलिन के बॉडी के अंदर काम है। जैसे ही जो है इंसुलिन रिलीज़ होती है, तो वो हमारी किस में आती है? सर्कुलेशन में आती है, ब्लड सेल्स के अंदर आती है। ब्लड सेल्स के अंदर जैसे ही आती है, वो क्या करती है? वो ब्लड्स की सर्कुलेशन में पूरी बॉडी के अंदर इंसुलिन घूमना स्टार्ट करती है और सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ होना स्टार्ट कर देते हैं। अब टिश्यूज़ में वो डिफ्यूज़ करती है, तो वो ना रिसेप्टर्स के साथ इंसुलिन अपने ही स्पेशलाइज़्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ बाउंड करती है। स्पेशली किन टिश्यूज़ के साथ? एडिपोज़ टिश्यूज़, लिवर, मसल्स, ये क्यों है यहाँ पे? आपको पता है कि जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी का मेन रोल है। हमारे काम में, हमारे मूवमेंट्स में हमारे कोई भी वर्क फ्लो है हमारा, उसमें जो है हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो मसल्स हमें उस काम को परफ़ॉर्म करने में हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इस तरह से एडिपोज़ टिश्यू है तो यहाँ पे हमारी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है वो स्टोर होती है। तो साथ ज़रा कि आपको आगे पता चलेगा। अब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी की जगह पे डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। एएनएस के देख लो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस हैं। तो ये आइडेंटिफ़िकेशन होती है हर रिसेप्टर्स की, हर चीज़ के खिलाफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजेन्स के लिए। तो इंसुलिन जो है एक एंटीजन है, उसका सेल मेम्ब्रेन में स्पेशली इन
लिवर, मसल्स, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ तक उसके अंदर इसकी कसरत है। इन रिसेप्टर्स की, इंसुलिन के रिसेप्टर्स की बहुत ज़्यादा भरमार है, बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं। तो इंसुलिन क्या है? वो जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स हैं ना, उनके 2 पार्ट्स हैं। जो हमारा बाहर वाला है, हम उसे कहते हैं अल्फ़ा, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, उसे हम कहते हैं बीटा। अब होता क्या है कि जो हमारा बाहर का हिस्सा है ना, अब मैंने पहले आपको बताया, एक रिसेप्टर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए है। अब वही स्पेसिफिक एंटीजन ही उसके साथ आके फिक्स हो सकता है, दूसरी कोई चीज़ आगे उसके साथ फिक्स नहीं हो सकती, ऐसे आके जुड़ती नहीं है। इंसुलिन के 2 पार्ट्स मैंने आपको फिर बता दिए कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, वो 2 हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा। अब जैसे ही इंसुलिन हमारी सर्कुलेशन के अंदर आती है, इन रिसेप्टर्स तक पहुँचती है, तो जो ऊपर वाला अल्फ़ा है ना, वो रिकॉग्नाइज़ करता है इंसुलिन की। अब रिकॉग्निशन जो इंसुलिन की साइड है, वो ऊपर वाली अल्फ़ा है। अब जैसे ही रिकॉग्नाइज़ होता है अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे, कि इंसुलिन आई है, तो वो क्या करता है कि एक्टिवेट कर देता है बीटास को, इंसुलिन रिसेप्टर्स को। अब बीटा सब यूनिट्स जो है ना, जैसे ही एक्टिवेट होता है इंसुलिन रिसेप्टर, नीचे वाला जो बीटा सब यूनिट्स है, उसमें कुछ चेंजेज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे होता ये है कि टायरोसिन किनेज़ की ना फास्फोराइलेशन कर देती है। तो वो एक अब आगे जो है ना मैकेनिज़्म स्टार्ट कर देता है दूसरी सारी चीज़ों को ना एक्टिवेट करने में। तो फिर जो है ना फास्फोराइलेशन, इनोसिटोल 3 काइनेज ये फिर फर्दर फास्फोराइलेशन करवाता है, फिर अल्टरनेटिव पाथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इन सब की फास्फोराइलेशन का ना जो मकसद, जो सारा का सारा प्रोसीजर हो रहा होता है, वो सिग्नल जनरेट करना होता है कि इंसुलिन जो है ना अपना काम परफ़ॉर्म करेगी। अब जो इंसुलिन ये सारी एक्टिवेशन करवाता है, तो एक्टिवेशन के बाद काम क्या करता है? सेल्स के अंदर पहुँच के रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग करवा के, रिसेप्टर्स के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस करवा के अब जो इंसुलिन है वो करती क्या है? एक तो जो सबसे पहले है वो क्या करती है? ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ऑब्वियसली वो करती है। जिससे होता क्या है? कि अब इंसुलिन ने अपने जो रिसेप्टर्स चेंज किए, ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर्स की लोकेशन चेंज करती है, उनके अंदर कुछ चेंजेस करती है। होता ये है कि ग्लूकोज़ जो है ना, अब हमारे उन सेल्स के अंदर पहले कहाँ पे था? पहले हमारे पेट के अंदर हमने खुराक ली, खुराक से हमें शुगर मिली, ग्लूकोज़ मिला, वो जज़ब होके हमारे खून की नालियों में आया। खून की नालियों में आने के बाद अब क्या है, इंसुलिन अगर बीटा सेल्स के अंदर ना जाती और ये सारी कन्फर्मेशनल चेंजेस ना करती, तो ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर भी ओपन ना होते। ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर ओपन ही ना होते, तो ग्लूकोज़ बीटा सेल्स के अंदर जाता ही ना, सॉरी, ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर्स ओपन ही ना होते, तो ग्लूकोज़ जो है हमारे सेल्स के अंदर जाता ही ना, टिश्यूज़ के अंदर वो जाता ही ना, तो वो तो फिर हमारे वही ब्लड सेल्स के अंदर जो है घूमता रहता। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये इंसुलिन के अब एक्शंस हैं कि इंसुलिन एक्शन क्या करती है। तो उसमें सबसे पहले ग्लूकोज़ के अपटेक बढ़ा देती है सेल्स के अंदर। अब ग्लूकोज़ का अपटेक बढ़ा देती है, उसके बाद क्या करवाती है, ग्लाइकोजन सिंथेज़ एंजाइम है, उसको एक्टिवेट कर देती है कि भाई ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा आ गया है, ग्लूकोज़ को कन्वर्ट कर दो ग्लाइकोजन में, ठीक है? अब ग्लूकोज़ ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू कर देता है। ग्लूकोज़ से ग्लाइकोजन बनना स्टार्ट, तो ये एक एनर्जी के तौर पे स्टोर करना दे जाए, जिसे मैं ऊपर आपको बता चुका एडिपोज़ टिश्यूज़ जिस तरह से हमारे हैं, ठीक है? इसी तरह से फिर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करवा देती है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट करवा देती है। फिर क्या करवाती है कि एक्टिवेट करती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को और फिर डीएनए की सिंथेसिस करवाती है, सेल ग्रोथ करवाती है। मैंने आपको क्या पहले बताया कि जो ग्लूकोज़ है वो हमारा एनर्जी सोर्स है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी जो रिप्रोडक्शन है, हमारे मूवमेंट हैं, हमारे जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, उन सब को परफ़ॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज़ एक बहुत सबसे बड़ा सोर्स हमारा ग्लूकोज़ होता है। तो ग्लूकोज़ आएगा तो भाई वो मेटाबॉलिज़्म होगा, एनर्जी बनेगी, एनर्जी से फिर सेल की ग्रोथ होगी, सेल्स न्यू बनेंगे,
तो इसी तरह से डिवीज़न होगी सेल्स की। तो ये सारा का सारा काम जो है ना, ये फिर इंसुलिन कराता है। अब हमने पढ़ लिया इंसुलिन जो है ना हमारी कहाँ से बनी थी, पैंक्रियाज़ से बनी, वहीं से स्टोर हुई, फिर वहाँ बीटा सेल्स ने उनको रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद वो हमारी सर्कुलेशन में आई, उसके बाद उसने अपने एक्शंस परफ़ॉर्म कर लिए, उसने अपने काम जो-जो करने थे वो कर लिए। अब जो है ना, अब उसने बॉडी से निकलना भी है। अब रास्ते कौन-कौन से हैं इंसुलिन के निकलने के? तो हमें पता है कि हमारे अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, हमारे 2 ऑर्गन्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं इसकी एक्सक्रीशन में। तो इंसुलिन का मेटाबॉलिज़्म जो है ना, जो हमारी नेचुरल इंसुलिन्स जो पैंक्रियाज़ बना रहे होते हैं, तो वो जो है एक लिवर है, एक किडनी है। अब जो लिवर से इंसुलिन की मेटाबॉलिज़्म है ना, वो होता है 60%, ठीक है? और जो किडनी है ना, उससे होता है 40% इंसुलिन का मेटाबॉलिज़्म। लेकिन अगर जिस तरह से हमारे सिटीज़ में, हमारी फार्मेसीज़ पे इंसुलिन्स मिलती हैं, तो वो उनका मेटाबॉलिज़्म हमारे नेचुरल इंसुलिन के रिवर्स है। मतलब ये है कि जो हमारा लिवर है, फिर वो 40% एक्सक्रीशन करवाता है, मेटाबॉलिज़्म करवाता है इंसुलिन की, और जो हमारा किडनी है, वो जो है ना 60% इंक्रीज़ करवाता है मेटाबॉलिज़्म, और एक्सक्रीशन में 60% इंसुलिन किडनी से रिलीज़ हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है, नहीं कोई चीज़ समझ आए, तो आप कमेंट्स में पूछ लें, इंशाअल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।